पश्चिम बंगाल की राजनीति इस समय एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां शय और मात का खेल हर गुजरते दिन के साथ दिलचस्प होता जा रहा है। 2021 के चुनाव में ममता बनर्जी ने खेला होबे और बंगाली बनाम बाहरी का नारा देकर बाजी मार ली थी। लेकिन 2026 की जंग में कहानी बहुत हद तक बदल चुकी है। बीजेपी ने पिछली गलतियों से अपने सबक ऐसा सीखा है कि अब ममता बनर्जी के पुराने हथियार उन पर ही भारी पड़ रहे हैं। दिल्ली से बड़े नेताओं की जगह अब बंगाल के चेहरे बीजेपी की तरफ से फ्रंट पर हैं। क्या है बीजेपी की वो 3 नई रणनीतियां जिससे दीदी फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी हैं? क्यों इस बार मछली भात चुनाव का मुख्य केंद्र बनता जा रहा है? आज एनालिटिक इंडिया पर करेंगे हम बंगाल चुनाव का सबसे सटीक विश्लेषण। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बीजेपी की जो रणनीति ममता बनर्जी पर भारी पड़ रही है, उसका पहला जो मुद्दा है वो है बंगाली बनाम बिहारी का जो नैरेटिव था उसका खात्मा। अब हुआ क्या है? 2021 में ममता बनर्जी की जीत का सबसे बड़ा कारण था प्रशांत किशोर यानी पीके की वो स्ट्रेटेजी जिसने बीजेपी को बाहरी लोगों की पार्टी घोषित कर दिया था। स्थिति यह थी कि बीजेपी के तत्कालीन प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय या दिल्ली के नेता जो बयान देते थे उसे टीएमसी बंगाली अस्मिता से जोड़कर बीजेपी के खिलाफ ही काम में ले लेती थी। लेकिन इस बार बीजेपी सतर्क है और रणनीति बहुत बेहतरीन काम कर रही है। हो क्या रहा है? हो ये रहा है इस बार कि सुनील बंसल, भूपेंद्र यादव या धर्मेंद्र प्रधान जैसे बड़े जो रणनीतिकार हैं वो पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं और फ्रंट फुट के ऊपर सिर्फ शुभेंदु अधिकारी, सुकांत मजूमदार, दिलीप घोष या शमिक भट्टाचार्य जैसे लोकल लीडर्स हैं। टीएमसी कोई भी आरोप प्रत्यारोप करे, कितना भी नैरेटिव बनाने की कोशिश करे, लेकिन जवाब देने के लिए शुभेंदु के साथ में ये तमाम पश्चिम बंगाल के नेता ही बीजेपी की तरफ से सामने आ रहे हैं। तो जो बंगाली बनाम बाहरी का मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही थी वो परवान ही नहीं चढ़ पा रहा है। इसके अलावा ममता बनर्जी अब ऐसे आरोप लगाने लगी हैं कि वो बंगाली संस्कृति के खिलाफ बीजेपी को खड़ा कर सके। ताजा उदाहरण तो सामने है ही कि उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगा दिया कि बीजेपी सत्ता में आई तो मछली भात जो है वो खाना बंद करवा दी। अब बड़ा ही अजीबोगरीब ये आरोप था, लेकिन लगा दिया क्योंकि वो जानती है कि इसका इंपैक्ट आएगा। लेकिन बीजेपी के तमाम बड़े लीडर्स ने इसके ऊपर एक शब्द नहीं बोला, बल्कि सुकांत मजूमदार ने खुद उसी इलाके के अंदर मछली भात का एक कार्यक्रम या माछ भात का एक कार्यक्रम रखने की तैयारी शुरू कर दी, जहां ममता बनर्जी ने इस तरीके का आरोप लगाया था। यानी ममता बनर्जी कितना ही बंगाली अस्मिता का नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश करें, लेकिन बीजेपी सतर्क है, कोई टीका टिप्पणी उसके ऊपर नहीं की जा रही है। और अगर कर रहे हैं तो वो लोकल बंगाल के लीडर्स ही कर रहे हैं और लोकल संस्कृति के हिसाब से कर रहे हैं। और जब ये घोषणा की जा रही थी तो वहां किस तरीके से माहौल था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं अनिल बलूनी, उन्होंने खास तौर पर कहा कि पहले इस मसले के ऊपर सुकांता मजूमदार बंगाली में बोलेंगे। यानी संदेश साफ है कि बीजेपी अब पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल में बंगाली रंग में नजर आ रही है और यही कारण है कि टीएमसी को कोई जगह नहीं मिल पा रही है इस मामले में बीजेपी को घेरने की। इसके अलावा जो दूसरा बहुत महत्वपूर्ण काम बीजेपी कर रही है वो कर रही है बूथ लेवल तक माइक्रो मैनेजमेंट। 2021 के चुनाव में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे बूथ थे जहां बीजेपी के पोलिंग एजेंट ही नहीं बैठे थे या आधे समय बाद यानी दोपहर होते होते पोलिंग एजेंट चले गए थे। यानी बीजेपी के पास हवा तो थी लेकिन जमीन पर कार्यकर्ता नहीं थे और ये एक बड़ी कमजोरी थी जिसके कारण बीजेपी बढ़त की तरफ जाते जाते रुक गई। लेकिन इस बार स्थिति में सुधार किया है। सुधार कैसे किया है कि सबसे पहला मास्टर स्ट्रोक तो शुभेंदु अधिकारी को फ्री हैंड देके किया गया है। देखिए, शुभेंदु अधिकारी जो है वो भले ही बड़े वक्ता ना हो लेकिन वो बूथ मैनेजमेंट के उस्ताद हैं, ये उन्होंने साबित भी किया है। नंदीग्राम में उन्होंने केवल अपने बूथ मैनेजमेंट के दम पर ममता बनर्जी को शिकस्त दे दी थी और अब बीजेपी उनकी इसी कैपेसिटी का उपयोग कर रही है और पूरे बंगाल में उनको एक ही काम दे रखा है कि हर बूथ पर बीजेपी के लड़ाके तैयार होने चाहिए और उन्होंने सफलतापूर्वक इस काम को किया भी है। यानी हर बूथ अब बीजेपी का इस तरीके से तैयार हो चुका है कि वहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं की फौज टीएमसी के पूरे लड़ाकों के सामने मजबूती के साथ में खड़ी दिखाई दे रही है। इसके अलावा दूसरा जो काम हो रहा है वो हो रहा है सुनील बंसल का यूपी मॉडल। यूपी चुनाव में अमित शाह के साथ में सुनील बंसल अपनी कैपेसिटी दिखा चुके हैं कि किस तरीके से वो बूथ लेवल तक माइक्रो मैनेजमेंट के उस्ताद हैं और 1-to-1 की मार्किंग करना जानते हैं। और अब इसी तरीके से वो बंगाल में भी काम कर रहे हैं, पर्दे के पीछे रह के एक एक वोट की मैपिंग की जा रही है कि किस बूथ के ऊपर किस तरीके से वोट प्रभावित हो रहे हैं, बीजेपी के साथ आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं तो उनको किस तरीके से मोबिलाइज किया जा सकता है। यानी हर बूथ के ऊपर सुनील बंसल की जो टीम है वो बहुत गहनता के साथ में नजरें टिकाई हुई है और उसको परफेक्शन के साथ में काम कर रही है। यानी बीजेपी की तरफ उसको मोबिलाइज करने का काम सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण जो काम किया जा रहा है वो है फोकस एरिया। देखिए, शुभेंदु अधिकारी बूथ लेवल तक काम कर रहे हैं, सुनील बंसल एक एक वोटर की मैपिंग करने में लगे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ये नहीं भूल रही है कि उसका फोकस एरिया कौन सा है, यानी उसे कहां पे ऊर्जा लगानी है। क्योंकि बंगाल में 294 में से करीब 112 सीटें जो हैं वो पूरी तरीके से मुस्लिम डोमिनेंट हो चुकी हैं। बीजेपी उन पर फोकस उतनी मजबूती के साथ नहीं कर रही है। बीजेपी ने टारगेट पे लगभग 182 से 190 सीटों को ले रखा है और वहीं पे अपनी पूरी ऊर्जा लगाई जा रही है। ऐसा नहीं है कि बाकी सीटों को छोड़ा गया है, लेकिन इसके बावजूद पूरा फोकस उन 190 सीटों के ऊपर ही है, क्योंकि उसे पता है कि इन्हीं 190 सीटों से बीजेपी की जीत का रास्ता भी खुलेगा। तो अपनी एनर्जी उन सीटों पर लगाई जा रही है जहां बीजेपी का समर्थक वर्ग या हिंदू बहुसंख्यक के अंदर मौजूद है। तीसरी जो सबसे बड़ी रणनीति रही है बीजेपी की, जो ममता बनर्जी को परेशान कर रही है, वो है सेंटिमेंट एनालिसिस और सटीक मुद्दे। इस बार बीजेपी हवा में तीर नहीं मार रही है कि कोई भी मुद्दा उठा के और टीएमसी के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई। इन चुनाव के अंदर यानी 2026 के चुनाव के लिए बीजेपी ने सेंटिमेंट एनालिसिस का काम किया है। पिछले 4 महीनों से बंगाल की सोशल मीडिया, वहां के लोकल न्यूज़पेपर्स और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे जो बंगाल से जुड़े हुए बड़े लोग हैं, उनके बयान किस तरीके के आ रहे हैं, उनकी डिमांड किस तरीके की आ रही है, किस तरीके के कॉलेजेस के युवा जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, उनकी क्या डिमांड है, यानी इन तमाम लोकलाइज चीजों का एनालिसिस किया जा रहा है और उसके आधार पर रणनीति तैयार की जा रही है। जब एनालिसिस में पता चला कि बंगाल के अंदर जो यूथ है वो वैकेंसीज को लेकर और वहां के सरकारी कर्मचारी 7th पे कमीशन को लेकर परेशान है, अपनी डिमांड रख रहे हैं, सरकार से संतुष्ट नहीं है, तो तुरंत बीजेपी ने अपनी तरफ से पैंतरा खेला। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इस बारे में एक आश्वासन दिया युवाओं को कि सरकार आने पर खाली पदों को भरा जाएगा, यानी वैकेंसीज निकाली जाएगी। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को भी यह आश्वासन दिया गया कि सरकार बनते ही 7वें वेतन आयोग का उनको लाभ दिया जाएगा। और ये घोषणा जो है खुद अमित शाह की तरफ से करवाई गई, क्योंकि एक बड़ा जो अमित शाह की जो यूएसपी है वो ये है कि वो जो बोलते हैं वो करते भी हैं, और इस चीज को बीजेपी भुनाने में लगी हुई है। लेकिन इसके पीछे जो एक बड़ा कारण रहा है वो ये है कि बीजेपी ने इस डेटा एनालिसिस या सेंटिमेंट एनालिसिस के माध्यम से इस मूड को ट्रैक करने की कोशिश की है कि बंगाल के अंदर किस सेगमेंट को कौन सा मुद्दा प्रभावित कर रहा है और उस मुद्दे को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाए कि उसका लाभ बीजेपी को मिले। तो कुल मिलाकर बीजेपी ने इस बंगाल के पूरे चुनाव को वहां लोकलाइज कर रखा है। बीजेपी वहां के तमाम लोकल मुद्दों को उठाने में लगी है ताकि लोगों की परेशानियों को उनके समाधान के साथ में छुआ जा सके। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर बीजेपी की रणनीति के अंदर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अमित शाह के जो बयान है उनको बंगाली भाषा के अंदर कन्वर्ट करके उनके वॉइस ओवर और जो शो रील्स हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं, ताकि लोगों को अपनी भाषा में ये पता चले, बंगाल के ग्रामीण इलाकों तक में भी, कि अमित शाह की तरफ से उनको क्या आश्वासन दिया जा रहा है। क्योंकि अमित शाह का बयान यानी सरकार की तरफ से दिया गया एक आश्वासन हो गया। इसके अलावा जो फेक नैरेटिव्स फैलाने की कोशिश की जा रही है पश्चिम बंगाल में टीएमसी या ममता बनर्जी की तरफ से, उसको पूरी तरीके से इग्नोर किया जा रहा है। जैसे ममता बनर्जी ने ये कह दिया कि अगर एसआईआर पे हमने विरोध नहीं किया होता तो 5 करोड़ लोगों के नाम कट जाते बंगाल से। अरे भाई 7.25 करोड़ तो कुल मतदाता थे, उसमें से 5 करोड़ कट जाते, कैसी बातें करती हैं आप। लेकिन उन्होंने ये मुद्दा चला क्योंकि वो ये जानती थी कि इसे लोगों का रेस्पॉन्स मिलेगा अगर बीजेपी इसका जवाब देगी। लेकिन बीजेपी ने इस पे कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। यानी तमाम जो ऐसे प्रकरण हैं जो बेवजह केवल नैरेटिव सेट करने के लिए टीएमसी की तरफ से उठाए जा रहे हैं, बीजेपी उसको वॉकओवर दे रही है, बीजेपी उसके ऊपर कोई जवाब नहीं दे रही है। हाँ, इतना जरूर है कि जो बंगाली संस्कृति से जुड़े मुद्दे टीएमसी उठा रही है उसको बीजेपी ग्रामीण इलाकों तक बंगाली नेताओं के माध्यम से जवाब दे रही है ताकि ये मामला उसके खिलाफ ना जाए। अब ये बीजेपी की वो 3 रणनीतियां थी जो 2021 के मुकाबले उसने इस बार बदली हैं। लेकिन इसके बावजूद क्या हम कह सकते हैं कि बीजेपी की राह आसान है? बिल्कुल नहीं है। आज भी टीएमसी बहुत जबरदस्त तरीके से चुनाव लड़ रही है और बहुत मजबूत है। 2 बड़ी चुनौतियां जो बीजेपी के सामने इस समय खड़ी हैं, पहला है वोटर का डर, चुनाव के बाद हिंसा का डर। ये बंगाल में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। 2021 का चुनाव आपको याद होगा, बीजेपी ने 77 सीटें जीती, टीएमसी 213 सीटें जीत गई, लेकिन उसके बाद में जिस तरीके की हिंसा बंगाल में हुई उससे लोगों की रूह कांप गई। हजारों लोगों को घर छोड़ना पड़ा, उनके मकानों में आग लगा दी गई, महिलाओं के साथ में बहुत गलत व्यवहार किया गया, अपराध हुए उनके साथ, और इसका कोई बचाव नहीं किया जा सका। बीजेपी भी इसे रोक नहीं पाई और इसके खिलाफ कोई बहुत बड़ा अपनी तरफ से समाधान भी नहीं दे पाई, लोगों के जख्मों के ऊपर मरहम भी नहीं लगा पाई। तो ये एक लोगों के दिमाग में बहुत डर है कि चुनाव आयोग ने बहुत सख्ती कर दी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस उतार दी गई है, हिंसा नहीं होगी। लेकिन लोग इस बात से डरे हुए हैं कि जब पैरामिलिट्री फोर्सेस चली जाएंगी तब अगर टीएमसी की सरकार रही तो उनका क्या होगा, तो वो जो हिंसा होगी उससे उन्हें कौन बचाएगा। तो ये जो डर है
इसके काउंटर के लिए बीजेपी ने अब एक काम करना शुरू कर दिया है कि बीजेपी साफ तौर पर यह कहना शुरू कर चुकी है बंगाल में कि ममता जा रही है और बीजेपी आ रही है, ताकि लोगों में यह एक विश्वास कायम किया जा सके कि डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर डर का माहौल बना तो सीधे तौर पर बीजेपी का वोटर घर से निकलने में हिचकेगा और उसी तरीके की मात बीजेपी को फिर खानी पड़ सकती है जो 2021 में हुई थी। तो वोटर्स के मन में जो डर है या डर का माहौल जो है वो एक बड़ी चुनौती है बीजेपी के सामने। और दूसरा है रिवर्स पोलराइजेशन। बीजेपी इस बार बहुत एग्रेसिव होकर हिंदुत्व या पोलराइज करने वाले माहौल को लेकर चुनाव मैदान में नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि बंगाल के अंदर मुस्लिम वोटर्स इतनी बड़ी संख्या के अंदर हैं कि अगर ये रिवर्स पोलराइजेशन हुआ तो उसे भारी पड़ेगा। क्योंकि इस बार टीएमसी के अलावा बंगाल में कांग्रेस भी सभी सीटों के ऊपर चुनाव लड़ रही है और मुस्लिम वोटों की पैरोकार बन के सामने आई है। उसने तो टिकट जो बांटे हैं उसमें भी मुस्लिम उम्मीदवार टीएमसी से ज्यादा उतारे हैं। इसके अलावा हुमायूं कबीर और जो असदुद्दीन ओवैसी हैं उनका गठबंधन है। इसके अलावा लेफ्ट जो है वो आईएसएफ के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है। यानी बीजेपी ये समझ रही है कि मुस्लिम वोटों के अंदर बिखराव हो सकता है, लेकिन ये बिखराव तभी होगा जब चुनाव सामान्य स्थिति के अंदर हो, पोलराइजेशन की स्थिति ना बने। और यही कारण है कि बीजेपी ने इस पूरे चुनाव को लोकल मुद्दों के ऊपर फोकस कर दिया है। किसी तरीके के हिंदू मुस्लिम माहौल से या बयानबाजी से दूरी बनाई जा रही है ताकि ये पोलराइजेशन और इसके सामने रिवर्स पोलराइजेशन की स्थिति ना बने। तो इन सब बातों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस बार बंगाल में बीजेपी 2021 वाली बीजेपी नहीं रही है। वो शांत है, कॉन्फिडेंट है और स्थानीय मुद्दों पर ममता बनर्जी को घेर रही है उन्हीं की भाषा में। चुनाव आयोग की सख्ती और अफसरों के तबादलों ने ममता बनर्जी को और ज्यादा बेचैन कर दिया है। तो क्या बीजेपी का ये जो नया अवतार है और चुनाव आयोग की जो ये सख्ती है, ये बंगाल के सिंहासन तक बीजेपी को पहुंचा सकता है? अब ये तो वक्त ही बताएगा। अब आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी जो ये नई रणनीति से काम कर रही है वो बंगाल के अंदर सफल हो पाएगी या टीएमसी एक बार फिर अपने डर और अपनी योजनाओं के दम पर सत्ता में वापस आएगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।